नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे किसान, बैरिकेड्स तोड़े, स्थिति तनावपूर्ण। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन के बाद अब पंजाब में शुरू हुआ नया मूवमेंट, केंद्र सरकार की बड़ी मुश्किल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों के सड़कें जाम करने का विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ये न कहे कि हम नहीं कर पा रहे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे किसान, बैरिकेड्स तोड़े, स्थिति तनावपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के करनाल जिले के इंद्री में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से त्रिदेव सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को शामिल होना है, लेकिन जैसे ही किसानों को बीजेपी के सम्मेलन की सूचना मिली तो वो प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो गए। किसानों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन किसान बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात है। दरअसल 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान भाजपा सरकार का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते आज करनाल में होने वाले भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन कार्यक्रम का विरोध करने सैकड़ों किसान इंद्री में एकत्रित हुए। बता दें कि पिछले कल भी जुमला में किसानों के विरोध के चलते भाजपा ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। हालांकि भाजपा नेताओं ने कहा था कि टेक्निकल कारणों की वजह से आज जुमला में होने वाला कार्यक्रम स्थगित किया गया है। इसमें विरोध के कारणों के बारे में भाजपा नेताओं ने कोई चर्चा नहीं की है। वहीं किसानों ने कहा था कि बीजेपी ने किसानों के डर की वजह से कार्यक्रम को रद्द किया है। किसान नेताओं के आह्वान पर आज बड़ी संख्या में किसानों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही किसानों ने कहा कि करनाल के अंदर बीजेपी नेताओं का विरोध इसी तरह से जारी रहेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बाद अब पंजाब में शुरू हुआ नया मूवमेंट, केंद्र सरकार की बड़ी मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन के बाद पंजाब से अब एक और आंदोलन की आवाज आती सुनाई दे रही है, जिससे केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पंजाब में जलियांवाला बाग की रेनोवेशन के बाद किए बदलावों को रद्द करवाने के लिए पंजाब छात्र संघ और नौजवान भारत सभा ने मंगलवार को अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। पंजाब छात्र संघ की एक प्रदर्शनकारी हरदीप कौर ने कहा कि यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि वे ऐतिहासिक स्मारक को उसके मूल स्वरूप में वापस नहीं कर देते। हरदीप कौर ने कहा, ऐतिहासिक स्मारक का दृष्टिकोण बदलने से इतिहास की कहानी भी बदल जाती है। पहले इसमें केवल एक गेट था, अब इसमें 2 हैं। पहली बार इसे देखने वाले लोग सवाल करेंगे कि अगर 2 दरवाजे थे तो लोग क्यों कुएं में कूद गए। एक राजनीतिक एजेंडे का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, फेसलिफ्ट के बाद प्रवेश ऐसा लगता है जैसे लोग मेले में जा रहे हैं। भाजपा के प्रतीक कमल को भी दरवाजे पर रखा गया है, किसी दूसरे फूल का उपयोग क्यों न करें। यहाँ मरने वाले मुसलमानों के नाम भी काट दिए गए हैं, क्यों? क्या यह कोई एजेंडा है? पंजाब छात्र संघ के एक प्रदर्शनकारी रणबीर सिंह रंधावा ने कहा, लुक पूरी तरह से बदल दिया गया है। जब आप प्रवेश करते हैं तो नृत्य करने वाले लोगों की मूर्तियां होती हैं। इस जगह को देखकर ऐसा महसूस नहीं होता है जैसे इसने यहाँ संघर्ष देखा हो। कुएं को भी ढक दिया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के सड़कें जाम करने का विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ये न कहे कि हम नहीं कर पा रहे। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने सीमा पर बैठे किसानों को हटाने के लिए केंद्र सरकार से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। गुरुवार को कोर्ट में नोएडा निवासी एक महिला की याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें दिल्ली नोएडा के यात्रियों को हुई असुविधा का मुद्दा उठाया गया था। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि मामले को लेकर अदालत ने पहले ही व्यवस्था कर दी है। ऐसे में सरकार हमसे ये न कहे कि हम नहीं कर पा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर किसान नेताओं को बुलाया था और अन्य स्थान पर धरने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप अदालत में आवेदन क्यों नहीं करते हैं। एपेक्स कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि कानून का पालन करवाना आपका काम है। अगस्त में सुनवाई के दौरान भी एपेक्स कोर्ट ने कहा था कि सड़कें ब्लॉक नहीं की जानी चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा था, उन्हें आंदोलन करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन सड़कों को इस तरह रोका नहीं जा सकता। उस दौरान भी कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को हल निकालने के लिए कहा था। याचिकाकर्ता मोनिका अग्रवाल ने कहा था कि शीर्ष अदालत की तरफ से कई निर्देश जारी होने के बाद भी उनका पालन नहीं किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर का ट्वीट, किसान आंदोलन पर चर्चा, एमएसपी पर हुई बात। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गईं।
हालांकि अमरिंदर सिंह ने कहा कि शाह के साथ उनकी करीब 45 मिनट तक चली मुलाकात के दौरान उन्होंने आग्रह किया कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करके और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी देकर पिछले 10 महीनों से चल रहे किसानों के आंदोलन के मुद्दे का समाधान किया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पंजाब में दलित समुदाय के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाना कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है और शाह का निवास दलित विरोधी राजनीति का केंद्र बन गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद सिंह मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे थे। शाह से मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को लेकर चर्चा की और उनसे आग्रह किया कि कानूनों को निरस्त करके MSP की गारंटी देकर तथा पंजाब में फसल विविधीकरण को सहयोग देकर इस संकट का तत्काल समाधान किया जाए। वैसे यह बैठक इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सिंह ने अपने पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन दावा किया था कि उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी है और वो अंत तक लड़ेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने अपने कट्टर विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू पर भी तीखा हमला किया था, जिन्हें पिछले दिनों पार्टी की पंजाब इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सिद्धू ने मंगलवार को कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अपने राजनीतिक भविष्य के संबंध में सिंह ने कहा था कि उनके सामने कई विकल्प हैं। शाह के साथ सिंह की मुलाकात को पंजाब की राजनीति में नए आयाम के तौर पर देखा जा रहा है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। निकट भविष्य में अमरिंदर सिंह के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के संदर्भ में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब की हलचल के बीच बिहार में क्या चल रहा है? कांग्रेस और RJD ने किया JDU का मूड बदलने का इशारा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब और छत्तीसगढ़ में जारी राजनीतिक उठापटक मीडिया की सुर्खियों में है, लेकिन महागठबंधन के दो घटक दल कांग्रेस और RJD नेताओं के ताज़ा बयान से बिहार में भी राजनीतिक हवा गर्म होती दिख रही है। पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक टीवी शो में कन्हैया कुमार के कांग्रेस ज्वाइन करने से जुड़ी बहस में अपनी बात रखते हुए संकेत दिए कि JDU के NDA से अलग होने के विकल्पों पर बात हो रही है। इसके बाद RJD प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही बिहार में RJD की सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल RJD के मनेर विधायक और प्रवक्ता सह जिला प्रभारी भाई वीरेंद्र ने मौलाबाग में युवा राजद जिला अध्यक्ष अरुण कुमार यादव के निवास पर आयोजित एक बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा कि बिहार में किसी भी वक्त नीतीश कुमार की मौजूदा सरकार गिर सकती है। जल्द ही बिहार में RJD की अगुवाई में सरकार बन सकती है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ता हर संभव अभियान तेज करें, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बातने की जरूरत नहीं है कि जातीय जनगणना पर केंद्र की BJP सरकार का रवैया क्या है। वो समाज के दलितों, पिछड़ों को आगे आने नहीं देना चाहती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022 टिकटों को लेकर कांग्रेस का होमवर्क पूरा, आज होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लगेगी मुहर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव के टिकटों को लेकर होमवर्क पूरा कर लिया है। इस पर मुहर लगाने के लिए गुरुवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा के साथ स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जितेंद्र सिंह और सदस्य व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। प्रियंका ने बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा चुनावों के दौरान चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई। उन्होंने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र के लिए माइक्रो प्लान तैयार हो रहा है। इसमें जमीनी मुद्दों को रेखांकित किया जाएगा। कांग्रेस एक जैसी समस्याओं को प्रदेश स्तरीय घोषणा पत्र में शामिल करेगी, जबकि विधानसभा क्षेत्र की विशेष समस्याओं के लिए अलग से स्थानीय घोषणा पत्र निकाला जाएगा। प्रियंका लगातार तीसरे दिन राजधानी में चुनावी रणनीति पर मंथन कर रही हैं। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से कहा कि विधानसभा वार बनाए जा रहे वार रूम में प्रशिक्षित स्टाफ और कार्यकर्ता तैनात किए जाएं। अनुभवी नेता उन्हें गाइड करें। पदाधिकारी बूथवार रणनीति भी तैयार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने 100 से ज्यादा सीटों पर दावेदारों को लेकर होमवर्क पूरा कर लिया है। इस होमवर्क को बृहस्पतिवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में औपचारिक रूप से रखा जाएगा। तय हुआ है कि जो नेता आने वाले 2 महीनों में कांग्रेस के कार्यक्रमों में पूरी तरह सक्रिय रहेंगे, रैलियों में लगकर भीड़ जुटाएंगे, संघर्षों में हिस्सा लेंगे, उन्हें टिकट देने में तरजीह दी जाएगी। दूसरे दलों के ऐसे मजबूत लोगों पर भी कांग्रेस दांव लगाने से नहीं चूकेगी, जो अपन क्षेत्र में अच्छा जातिगत व सामाजिक अधिकार रखते होंगे, बशर्ते जनता के बीच उनकी छवि साफ सुथरी हो। केरल में राहुल गांधी का मोदी पर निशाना, बोले पीएम के अहंकार से मुझे है दिक्कत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वो भारत के लोगों के बीच संबंध को तोड़ रहे हैं। राहुल ने यह भी दावा किया कि इससे आइडिया ऑफ इंडिया बिखरने वाला है। राहुल गांधी 2 दिनों के केरल दौरे पर हैं। राहुल ने इस दौरान यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दावा करना कि केवल वही भारत को जानते समझते हैं और कोई नहीं, उनका अहंकार है, खासतौर पर जब वो हमारी संस्कृति, भाषा, अलग राज्य के लोगों की अलग समस्याओं के बारे में बिना जांच पड़ताल के दावे करते हैं
केरल के मलप्पुरम में हेमाडायलिसिस सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंच राहुल गांधी ने कहा, हमारे लिए भारत यहाँ रहने वाले लोग हैं। भारत लोगों के बीच का संबंध है, हिंदू मुस्लिम सिख के बीच संबंध, तमिल हिंदी उर्दू बंगाली के बीच संबंध। मुझे प्रधानमंत्री से समस्या है कि वे इन संबंधों को तोड़ रहे हैं, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूँ। राहुल ने आगे कहा, जब वो पीएम भारतीयों को बीच संबंध तोड़ते हैं तो मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है कि मैं लोगों के संबंधों के बीच सेतु का काम करूं। जब वो इस सेतु को तोड़ने के लिए नफरत का इस्तेमाल करेंगे तब मेरा फर्ज है कि मैं इसे प्यार और करुणा से फिर से जोड़ दूं। राहुल ने कहा, आप उस शख्स के अहंकार का अंदाजा लगा लीजिए जो कहते हैं कि वे भारत को जानते हैं। वे केरल के लोगों की ज़रूरत जानते हैं, तमिलनाडु के लोगों की ज़रूरत जानते हैं। मुझे प्रधानमंत्री से यह भी दिक्कत है कि उन्हें लगता है कि वो इस धरती को जितना जानते हैं उतना कोई दूसरा नहीं जानता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रत्याशियों के चयन के लिए यूपी में 100 वार रूम बनाएगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी वारा ने दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी पार्टियों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा लखनऊ के प्रवास पर हैं और एक एक करके सभी मोर्चों समितियों से मुलाकात कर रही हैं। सियासी समीकरण, मुद्दों और प्रत्याशियों के चयन के लिए उन्होंने पार्टी को 100 वार रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक सभाओं और यात्राओं से पहले कांग्रेस महासचिव एक एक विधानसभा की जमीनी हकीकत की पड़ताल चाहती है कि इस विधानसभा क्षेत्र का क्या चुनावी समीकरण है, वहीं दूसरी पार्टियों की क्या स्थिति है, वहां के स्थानीय और प्रभावी क्या मुद्दे हैं और वहां कैसा प्रत्याशी होना चाहिए। इन सब का आंकलन करने और स्ट्रेटजी बनाने के लिए यूपी में 100 वार रूम बनाए जाएंगे। लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में पहले से ही एक वार रूम बनाया गया है जिसमें विधानसभा वार डाटा तैयार किया जा रहा है। इसका जायजा प्रियंका गांधी ने भी लिया। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने डाटा के मुताबिक करीब 60% युवा प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है जिनकी उम्र सीमा 30-40 साल के बीच हो। वहीं प्रियंका गांधी जल्द ही यूपी में कई सभाएं भी करेगी और प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत भी करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा सरकार बनी तो यूपी में होगी जातीय जनगणना, पिछड़ों को देंगे उनका हक और सम्मान। अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश स्तर पर जातीय जनगणना कराएगी और पिछड़ों को उनका हक और सम्मान दिलाया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार पिछड़ों की गणना नहीं कराना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि इससे पिछड़े अपना हक और सम्मान मांगेंगे। समाजवादी पार्टी सहित तमाम दल चाहते हैं कि पिछड़ों की गिनती हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना नहीं कराना चाहती है। पिछड़े और दलितों की यह सबसे बड़ी मांग है। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी बयान में अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है। मुख्यमंत्री अपराध के मामले में झूठ बोलते हैं। उन्हें एनसीआरबी के आंकड़ों की जानकारी नहीं है। वे एनसीआरबी का रिकॉर्ड नहीं देखते हैं। महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार और अन्याय यूपी में हो रहा है। मोहम्मद आजम खान को फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल में रखा गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब चुनाव से पहले चन्नी सरकार का बड़ा फैसला, 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद जहां एक तरफ पार्टी में उथल पुथल मची हुई है, वहीं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज कैबिनेट बैठक की। बैठक में सीएम चन्नी ने राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिजली के बिलों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2 किलोवाट के उपभोक्ताओं का बकाया बिल सरकार बिल भरेगी। इसके साथ उनके कनेक्शन भी बहाल किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से 53 लाख परिवारों को फायदा होगा। इस बिलों को भरने पर पंजाब सरकार पर 1200 करोड़ का भार आएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वे धर्म जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे हम एक ही हैं। राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा है कि देश की पूरी संपत्ति को बिक्री के लिए रख दिया गया है और आने वाले दिनों में देश में कंपनी राज देखने को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोग धर्म जाति के नाम पर विभाजन पर ध्यान न दें और जाने कि हम सब एक ही समुदाय किसान से संबंध रखते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजिम कस्बे में मंगलवार को टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित किया और युवाओं से भूमि, फसल और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। टिकैत ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब किसानों को अपना हसिया छोड़कर क्रांति की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि हमें केंद्र की 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजद का पटना में पोस्टर से एनडीए सरकार पर हमला, किसानों की हालत पर नरेंद्र मोदी और नीतीश खुश। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से आरजेडी ने पोस्टर वार शुरू किया है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने पोस्टरबाजी कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पर हमला बोला है। राजधानी पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर किसानों के साथ पीएम मोदी और सीएम नीतीश की तस्वीर लगाई गई है।
इस पोस्टर के जरिए एनडीए की सरकार में किसानों की दुर्दशा को दर्शाने की कोशिश की गई है। कृषि कानून के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र और बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की है। इसको लेकर पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगाई गई है। इस होर्डिंग को 2 भागों में बांटा गया है। पोस्टर के ऊपरी हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर को रखा गया है, जबकि पोस्टर के नीचे के भाग में किसानों की दुर्दशा को दिखाने की कोशिश की गई है। इसके साथ आरजेडी ने पोस्टर के ऊपर लिखा है, किसानों की हालत पर अति प्रसन्न। इस पोस्टर को लेकर आरजेडी नेता शक्ति सिंह ने कहा कि देश का किसान बदहाली के दौर से गुजर रहा है। केंद्र सरकार कृषि कानूनों के जरिए किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। देश के किसानों की स्थिति बदहाल है, लेकिन देश के पीएम और राज्य के सीएम हंस रहे हैं। गौरतलब है कि बुधवार की सुबह ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बिहार के किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी थी। तेजस्वी ने 2 पन्नों के पत्र में केंद्र और बिहार सरकार पर कई आरोप भी लगाए थे। इस पत्र में तेजस्वी यादव की तरफ से आरोप लगाए गए थे, बिहार के किसान बाढ़ और सुखाड़ मार झेलते हैं, लेकिन इसके समाधान के लिए डबल इंजन की सरकार कोई ठोस पहल नहीं करती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जिग्नेश मेवानी बोले, देश और संविधान को बचाने के लिए को सत्ता से बाहर करने की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी मंगलवार को कांग्रेस के साथ जुड़ गए। कांग्रेस के साथ आए गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी के साथ एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की। इस दौरान जिग्नेश ने कहा कि कांग्रेस में इसलिए शामिल हुए क्योंकि यह बड़ा प्लेटफॉर्म है। आने वाले गुजरात चुनाव में 2017 वाली कमी पूरी करेंगे। कांग्रेस के साथ आने के सवाल पर जिग्नेश मेवानी ने कहा कि देश और संविधान को बचाने के लिए को सत्ता से बाहर करने की जरूरत है। हमारी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में कई समानताएं हैं। कांग्रेस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। मुझे ज्यादा लोगों के बीच काम करने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। वहीं जिग्नेश मेवानी ने कहा कि निर्दलीय विधायक पहले 6 महीने में ही किसी पार्टी की सदस्यता ले सकता है, इसके बाद उसकी सदस्यता चली जाएगी। इसी तकनीकी वजह से कांग्रेस की फिलहाल सदस्यता नहीं ली, लेकिन पार्टी के साथ काम करूंगा। चुनाव के समय औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। जिग्नेश मेवानी ने कहा कि 2017 वाला माहौल दोबारा बनाएंगे। 8-10 सीटों की कमी रह गई थी, वो पूरी करेंगे। जमीनी संदेश मिलने के कारण ही बीजेपी ने पूरी सरकार बदल दी। मुद्दों पर हम जमकर लड़ेंगे। बीजेपी के आरोपों पर नाथूराम गोसे से जुड़े लोगों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुद्दा यह है कि अदानी के पोर्ट पर पकड़े गए 21,000 करोड़ के ड्रग किसके थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया कुमार को कांग्रेस नेता ने बताया राष्ट्रभक्त, कहा अगर उनके खिलाफ साक्ष्य तो जेल में डाले दे। जी हाँ दोस्तों, कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर गुजरात के नेता व राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने कन्हैया कुमार को राष्ट्रभक्त बताया। कहा अगर उनके खिलाफ कोई साक्ष्य है तो जेल में डाल दें। अदालत भी कन्हैया के खिलाफ आरोपों को खारिज कर चुकी है। शक्ति सिंह गोहिल बुधवार को भोपाल आए थे। वे यहां मीडिया के सामने पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस सरकारों की अस्थिरता को लेकर किए गए सवालों को यह कहकर टाल दिया कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, भाजपा में यह नहीं है। अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि किसी को जबरदस्ती पार्टी में नहीं रखा जा सकता। गोहिल ने कहा कि अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने सीएम बनाया था और उसके बाद तभी उन्होंने अगले चुनाव से दूर करने का ऐलान किया था। गोहिल द्वारा गुजरात के अदानी मुद्रा पोर्ट पर कुछ समय के दौरान टेल्कम पाउडर के बहाने लगाई गई हजारों करोड़ की हेरोइन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इतनी मात्रा में हेरोइन को लाकर देश की युवा पीढ़ी को नशे की लत में डालना चाहती है। इतनी मात्रा में लाई हेरोइन की गोहिल ने केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग है। उन्होंने मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती द्वारा की जा रही शराबबंदी की मांग पर कहा कि यह अच्छी बात है कि उनकी आत्मा जागी है। एक बार पहले भी उनकी आत्मा जागी थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड इलेक्शन 2022। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल का दावा, 50 सीट जीतकर सरकार बनाएगी हमारी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही प्रदेश में राजनीतिक फ्लेवर देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस प्रदेश में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता से रूबरू हो रही है। वहीं जागेश्वर से विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। कुंजवाल ने कहा कि जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, उससे जनता अब डबल इंजन सरकार के कार्यों को देख चुकी है, इसलिए अब कांग्रेस जनता के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। इसलिए कांग्रेस की ओर से आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए लगातार तैयारी तेज की जा रही है।